मुश्किलें बढ़ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, हिरासत में लिए गए हैं संजय राउत। और ये झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राऊत झुकेगा नाही, ना पार्टी छोडेगा ना शिवसेना छोडेगा। सर, एकंदरीत पाहायला गेलं तर शिंदे गटामध्ये जे गेलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली, मात्र तुमच्यावर झालेली खुशी जताई है। संजय शिरसाट ने खुशी जताई है, क्या कहेंगे? नाही, पेढे वाटा। महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेढे वाटा, पेढे बरं का। महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेढे वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। मुंबई से लाइव, जहां पर संजय राउत उन्होंने कहा कि वो झुकेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, और साफ साफ उनका ये कहना था कि शिवसेना को झुकाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अब लंबी पूछताछ यहाँ पर उनसे हो सकती है, क्योंकि हिरासत में वो ले लिए गए हैं और लगातार उनकी चुनौतियां अब बढ़ती जा रही हैं संजय राउत की। और संजय राउत के साथ साथ सियासी घमासान एक बार फिर से महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी करीब माने जाते हैं वो उद्धव ठाकरे के। तो जायज सी बात है कि अगर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो गुट है, जो संजय राउत समर्थक है, वो आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले से उभरता है, जिस तरीके से लगातार चुनौतियां अब उत्पन्न हो गई हैं संजय राउत के सामने। और सीधी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है, चाहे मीडिया की बात कर लें या फिर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ईडी दफ्तर के बाहर। और सुबह लंबी पूछताछ हुई थी, 8 घंटे से अधिक पूछताछ की गई थी। उसके बाद वहां पर कई सवाल उनके सामने रखे गए थे संजय राउत के सामने, जो पात्रा चौल घोटाले को लेकर उनसे कई सारे सवालात वहां पर हुए थे। लेकिन कहा यह जा रहा था ईडी की तरफ से कि पूरा सहयोग उनको मिल नहीं पाया और ठीक तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाए थे संजय राउत उनके जो सवाल थे उनको लेकर। और इसके बाद अब यहां पर हिरासत में ले लिए गए हैं संजय राउत। और ईडी दफ्तर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे पहले जब वो अपने घर से बाहर निकले थे उस वक्त की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और अब ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं संजय राउत। ईडी की जो टीम थी उनको लेने वहां पर पहुंची हुई थी, वो पहुंच चुकी है ईडी दफ्तर। अब लंबी पूछताछ यहां पर हो सकती है और पूछताछ के बाद जो तस्वीर बनकर निकलेगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन पूछताछ में वो कौन से सवाल होंगे जिनका सामना यहां पर संजय राउत को करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार अब सवालों के घेरे में यहां पर संजय राउत आ जाएंगे। लेन देन का पूरा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, और आखिर इसमें संजय राउत का नाम किस तरीके से जुड़ रहा है, ऐसे कई सारे सवाल उनसे किए जाएंगे। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में और बड़े नाम इसमें सामने आ जाए, क्योंकि साल 2020 में ये पूरा घोटाला उजागर हुआ था। उसके बाद एक एक कड़ी जब जुड़ती गई तो सीधे कई बार ईडी इससे पहले समन भेज चुकी थी संजय राउत को। 27 जुलाई को उनको समन भेजा गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहां पर सहयोग नहीं दिया ईडी की इस पूछताछ में। और आज ईडी की टीम 10 अधिकारी ईडी के उनके घर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद उनके कमरे की तलाशी ली गई, उनके जो भाई हैं उनके कमरे की तलाशी ली गई, उनके जो परिवार के सदस्य थे उनसे पूछताछ की गई, और यहां पर संजय राउत से खुद पूछताछ की गई थी। लेकिन जब उनको संतुष्टि नहीं मिली तो उसके बाद अब हिरासत में ले लिए गए हैं संजय राउत। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राऊत झुकेगा नाही, ना पार्टी छोडेगा ना शिवसेना छोडेगा। सर, एकंदरीत पाहायला गेलं तर शिंदे गटामध्ये जे गेलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली, मात्र तुमच्यावर झालेली खुशी जताई है। संजय शिरसाट ने खुशी जताई है, क्या कहेंगे? नाही, पेढे वाटा। महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेढे वाटा, पेढे बरं का। महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेढे वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। और पात्रा चौल घोटाले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें अब फंसते चले जा रहे हैं संजय राउत, क्योंकि ईडी के सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं ठीक ढंग से। और जब आज सुबह ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची, सुबह जब उनके घर पहुंची 10 अधिकारी उस वक्त उस ईडी टीम में मौजूद थे, और उनसे कई तरीके के सवालात वहां पर किए गए। उनके घर की तलाशी ली गई, खासतौर पर उनका जो कमरा था, उनके भाई का जो कमरा था, उसकी तलाशी ली गई। लेकिन जब इन तमाम सवालों के जवाब उनके पास नहीं मिले तो उसके बाद ईडी ने अब उन्हें हिरासत में ले लिया है। और ये 3 तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं इस वक्त, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में भी भूचाल एक तरीके से आ गया है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि संजय राउत जिस तरीके से लगातार
हमने देखा है बीते पिछले दिनों में भी हमेशा से वो सक्रिय रहे हैं, किस तरीके से हमेशा उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी वो माने जाते हैं। तो ऐसे में ये तो साफ है कि उद्धव ठाकरे गुट जो है उसकी मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो अब पूरी सियासी तरीके से अगर देखा जाए, सियासी चश्मे से अगर देखा जाए, तो ये मामला उस ओर भी इशारा करता हुआ साफ दिख रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में कई सियासी बयानबाजी भी यहां पर देखने को मिल जाए, और खास तौर पर अभी जो विरोधी दल वहां पर है संजय राउत के खिलाफ जो रहता है हमेशा, उसकी ओर से यह भी कहना है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है तो आखिर वो ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इस पूछताछ में शामिल होने से झिझक क्यों रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, सुबह टीम वहां पर पहुंची थी, उसके बाद उनसे लंबी पूछताछ हुई। पूछताछ में जब सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए, ईडी जब संतुष्ट नहीं हुई, उसके बाद अब उनको हिरासत में लिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो अपने घर से निकल रहे थे ईडी दफ्तर के लिए, और ईडी दफ्तर में इस वक्त वो मौजूद हैं, इस वक्त पहुंच चुके हैं। ईडी की टीम वहां बाकायदा उनको लेने गई थी। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, राउत से पूछताछ अब होगी और उसके बाद क्या तस्वीर बनती निकलेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। श्रेया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, क्या तस्वीर वहां से, क्या अपडेट आप देंगी इस वक्त, क्योंकि ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं संजय राउत? देखिए, अभी कुछ समय पहले ही संजय राउत जो है ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, और जिस तरीके से जब वो अपने घर से बाहर निकले थे और उन्होंने भगवा कलर का जो गमछा है वो आसमान पे लहराया था, उसी तरीके से जब वो ईडी दफ्तर पहुंचे और अपनी गाड़ी से उतरे तो उसी तरीके से उन्होंने वो भगवा गमछा हवा में जो है वो दिखाया है। क्योंकि कई सारे शिव सैनिक जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर थे, वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और लगातार यही बात कही कि हम डरने वालों में से नहीं है, और लगातार उनके ट्वीट में भी उन्होंने यही कहा कि शिवसेना झुकेगी नहीं। वहीं अब कुछ वक्त पहले ही जो है संजय राउत जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। लगातार जो है वो सुबह से 7 बजे के करीब से जो है संजय राउत से ईडी उनके घर पर लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन जब ईडी के सवालों पर संजय राउत ने ढंग से जवाब नहीं दिया और वहीं ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई, तो ईडी ने जो है वो संजय राउत को जो है वो हिरासत में लिया और वो उनको लेकर ईडी दफ्तर पहुंची है। वहीं हम आपको बता दें कि ईडी दफ्तर में संजय राउत के साथ उनके छोटे भाई सुनील राउत भी पहुंचे। वहीं जिसके बाद आप देख सकते हैं ईडी दफ्तर के बाद जो है हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं लगातार आपको नारों की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। कई सारे शिव सैनिक जो है वो यहाँ ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। वहीं जो पुलिस का बंदोबस्त है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर कई सारे पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। वहीं सीआरपीएफ की टीम जो है वो यहाँ पर तैनात है। पूरी सड़कों को जो है वो बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। हम देख रहे हैं वहाँ पर भारी जमावड़ा लगा हुआ है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम बाकायदा वहाँ पर किए गए हैं, फोर्सेस वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि संजय राउत के साथ साथ उनके भाई सुनील रावत भी वहाँ पर इस वक्त मौजूद है, तो एक तरीके से परिवार किस तरीके से अब धीरे धीरे संकट का सामना क्या कर सकता है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से उनके भाई भी सुनील राउत जो है वो संजय राउत के साथ पहुंचे, वही अगर आपने तस्वीरें देखी होगी तो जिस वक्त संजय राउत अपने घर से निकल रहे थे तो पहली मंजिल पे जो है संजय राउत की मां, उनकी वाइफ और उनके कई सारे रिलेटिव जो है वो जो है खिड़की में खड़े थे और लगातार जितने भी सारे शिव सैनिक थे उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, हाथ दिखाते नजर आ रहे थे। वहीं संजय राउत भी जब अपने घर से निकले तो उन्होंने भगवा जो गमछा है वो हवा में लहराया और साफ तौर पर जितने भी शिव सैनिक उनके समर्थन में उनके घर के बाहर इकट्ठा हुए थे उन्हें ये बताने की कोशिश की कि वो झुकने वालों में से नहीं है। वहीं अगर हम उनके सुबह सोशल मीडिया के ट्वीट के बारे में बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मर भी जाएंगे लेकिन वो शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसके बाद जो है अचानक से देखिए, हम आपको बता दें कि 4 बार जो है ईडी ने संजय राउत को समन किया था, जिसमें से सिर्फ 1 बार जो है संजय राउत जो है ईडी के सामने आए थे, जहां पर 10 घंटों तक लंबी पूछताछ जो है वो संजय राउत से ईडी ने की थी, जिसके बाद उन्हें 20 तारीख और 27 तारीख को भी ईडी ने समन दिया था और उन्हें ईडी दफ्तर आने के लिए कहा था। लेकिन संजय राउत के वकील ने मॉनसून इलेक्शन का हवाला देकर उनसे कुछ वक्त मांगा था, लेकिन जब ईडी ये सारी चीजों से संतुष्ट नहीं हुई तो आज सुबह के वक्त जो है ईडी के 10 अधिकारी जो है वो संजय राउत के भांडुप के घर जो है वो पहुंच गए और वहां पर तलाशी लेना शुरू किया। वह उनके घर के साथ साथ और 2 ठिकानों पे जो है वो ईडी की टीम छानबीन करी थी। जो और कुछ ऐसी तस्वीरें वहां ईडी दफ्तर के बाहर से भी मौजूद दिख रही हैं, क्योंकि लगातार वहां पर अब उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले उनके घर पर 8 घंटे की लंबी पूछताछ की गई थी, लेकिन इस दौरान संजय राउत का क्या कहना था वो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ ये भी कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं।
मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राऊत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। सर, एकंदरीत पाहायला गेलं तर शिंदे गटामध्ये जे गेलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली, मात्र तुमच्यावर झालेली खुशी जताई है, संजय शिरसाट ने खुशी जताई है, क्या कहेंगे? नाही, पेढे वाटा, महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेढे वाटा, पेढे, बरं का? महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेढे वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। तो शिवसेना झुकेगी नहीं, ये उनकी ओर से कहना है। संजय राउत झुकेंगे नहीं, ये संजय राउत का कहना है। और श्रेया लगातार ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रेया, क्या तस्वीर वहां पर आप देख रही हैं और जिस तरीके से पूरा मामला धीरे धीरे सियासी भी होता जा रहा है, क्योंकि बहुत करीबी माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के संजय राउत, तो ऐसे में उद्धव गुट की मुश्किलें और कितनी बढ़ने वाली हैं? देखिए, साफ तौर पर पिछले 1 महीनों से जो सत्ता की उलट-पुलट हुई है, उसके बाद संजय राउत को जिस तरीके से ईडी ने हिरासत में लिया है, इसके बाद साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलात है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर हम शिवसेना की बात करें तो लगातार जो है वो शिवसेना को संजय राउत ही रिप्रेजेंट करते आए हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है और ईडी ने जो है वो संजय राउत को हिरासत में लिया है, तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ते जा रही हैं। वहीं अगर हम आपको ईडी के बाहर की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर लगातार जो हलचल है वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं इस तरफ कई सारे शिव सैनिक जो है वो यहाँ पर आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे। वहीं पुलिस के कई सारे कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि ये सारे जो शिव सैनिक है वो ईडी दफ्तर तक ना पहुंच पाए। सीआरपीएफ के जवान जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें जो है वो भांडुप यानी कि संजय राउत के घर के बाहर से आ रही थी कि कई सारे शिव सैनिक जो है वो वहां पर इकट्ठा हो गए थे, रस्तों पर बैठ गए थे। उसके बाद से जो पुलिस की तैनाती है वो ईडी दफ्तर के बाहर लगातार बढ़ गई है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सब पूरे रस्तों को जो है वो बैरिकेडिंग लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है, ताकि जो शिव सैनिक है वो ईडी दफ्तर तक ना पहुंच पाए और यहाँ पर जो है जो स्थिति है वो ना बिगड़े। क्योंकि महाराष्ट्र में संजय राउत का नाम काफी बड़ा है, वो लगातार शिवसेना को उद्धव ठाकरे के साथ साथ रिप्रेजेंट करते आए हैं। तो साफ तौर पर हम यही कहेंगे कि उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर संजय राउत पे जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, अगर संजय राउत हिरासत में जाते हैं तो उद्धव ठाकरे बेशक एक बड़ा झटका यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भी लगा है, क्योंकि बेहद करीबी उनके माने जाते थे संजय राउत। और ऐसे में अब चुनौतियों का पहाड़ कहा जा सकता है कि संजय राउत के सामने और खासतौर पर उद्धव ठाकरे के गुट के सामने खड़ा हो गया है। देखिए, संजय राउत को कुछ वक्त पहले ही ईडी दफ्तर ले जाया गया है। साफ तौर पर 10 लोगों की टीम जो है ईडी की टीम वो आज सुबह 7 बजे के करीब जो है वो संजय राउत के घर पहुंची और लगातार जो 8 घंटों से ज्यादा जो है वो ईडी दफ्तर के जो कर्मचारी है उन्होंने संजय राउत के घर पर जो है वो छानबीन की। वहीं जो है संजय राउत से उन्होंने काफी ज्यादा पूछताछ की, लेकिन जब संजय राउत के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं हुई तो उन्होंने संजय राउत को हिरासत में ले लिया। देखिए, ये जो पूरा मामला है वो पतराचौल का मामला है, जिसमें प्रवीण राउत को फरवरी महीने में गोरेगांव से पुलिस ने हिरासत में लिया था। जिसके बाद जब ईडी ने उनकी पत्नी से पूछताछ की थी तो साफ तौर पर उनके पत्नी द्वारा संजय राउत के परिवार का नाम सामने आया था। जिसके बाद जो है जब ईडी ने वर्षा राउत यानी कि संजय राउत के वाइफ की छानबीन की तो साफ तौर पर पता चला कि जो ट्रांजैक्शन है 83 लाख के ट्रांजैक्शन जो है वो हुए थे वर्षा राउत के पास। जिसके बाद जो ईडी है उन्होंने अप्रैल महीने में हम आपको बता दें कि वर्षा राउत ने 83 लाख रुपए की दादर में एक संपत्ति खरीदी थी, उसको ईडी ने जब्त किया। वहीं उसके बाद अलीबाग में भी कई सारी प्रॉपर्टीज थी, उसको जो है ईडी ने जब्त किया। जिसके बाद संजय राउत को भी उसी सिलसिले में ईडी ने समन किया था। लगातार 4 बार समन किया ईडी ने संजय राउत को, जिसमें से सिर्फ एक बार जो है वो संजय राउत ईडी के सामने पेश हुए थे, जिस वक्त 10 घंटों की लंबी पूछताछ जो है वो ईडी द्वारा संजय राउत से की गई थी। लेकिन उसके बाद भी 20 तारीख को और 27 तारीख को जो है वो संजय राउत को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन उस वक्त जो है उन्होंने मॉनसून इलेक्शन का हवाला दिया और वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। वहीं यहाँ पर कई सारे शिव सैनिक जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संजय राउत के समर्थन में आप सारे ईडी दफ्तर के बाहर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हिरासत में जो है ईडी ने संजय राउत को ले लिया। कार्रवाई की है। संजय राउत साहब
जो खुलेआम बोलते हैं इनके विरोध में और जो बोल रहे हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। दड़पशाही है, ये बेबंदशाही है, ये एक प्रकार की यहाँ पे आनी बानी शुरू है और इस आनी बानी का हम निषेध करते हैं। मराठी आदमी के ऊपर जानबूझकर अन्याय हो रहा है और इस अन्याय का हम निषेध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि सिर्फ मराठी आदमी को टारगेट बनाया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शिवसैनिक लगातार जो है वो कह रहे थे कि जो भी संजय राउत के साथ हुआ है वो काफी गलत हुआ है। हम आपको राम कदम का जो बाइट है, मतलब जो राम कदम ने संजय राउत को जो हिरासत में लिया है उस बारे में हम आपको सुनाते हैं कि जो राम कदम का क्या कुछ कहना है संजय राउत के गिरफ्तारी पर। सुनिश्चित हो गया है कि जो अकाउंट का काला चिट्ठा है, जो भ्रष्टाचार का शिवसेना दल के नेताओं का काला चिट्ठा है, वह चिट्ठा वे कितनी भी कोशिशें करे उसे मिटा नहीं सकते। ये बदले हुए भारत में नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए कानून समान है। जिसने गलत किया है उन लोगों को जेल की सलाव के पीछे जाना होगा। देखिए, अभी कुछ वक्त पहले ही ईडी की टीम संजय राउत को लेकर ईडी दफ्तर पहुंची है। संजय राउत के साथ उनके छोटे भाई सुनील राउत भी जो है इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है। हम आपको बता दें कि संजय राउत से लगातार 8 घंटों से लंबी पूछताछ करने के बाद ईडी की टीम ने संजय राउत को हिरासत में लिया और वो संजय राउत को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो सारे सवाल ईडी ने संजय राउत से पूछे उससे जो भी जवाब संजय राउत की तरफ से आया है वो साफ तौर पर ईडी जो है उससे सहमत नहीं थी, जिसके बाद ईडी ने संजय राउत को जो है वो हिरासत में ले लिया और उन्हें जो है वो ईडी दफ्तर लाया गया। लगातार जो अभी कुछ वक्त पहले ही संजय राउत ईडी दफ्तर पहुंचे और यहाँ पर भी जो है वो लंबी चौड़ी संजय राउत से पूछताछ होगी। वही साफ तौर पर हम आपको बता दें कि संजय राउत के गर्दन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार जो है वो मंडरा रही है। वहीं हम बता दें कि शिवसेना का काफी बड़ा चेहरा माने जाते हैं संजय राउत। ऐसे में अगर ईडी जो है उनके तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो उद्धव ठाकरे को जो है एक बड़ा झटका लग सकता है। ये जो पूरा मामला है वो पत्राचौल का मामला है, जिस वजह से जो है ईडी ने संजय राउत को आज हिरासत में दिया है। 4 बार संजय राउत को समन भेजे गए, जिसमें से सिर्फ महज 1 बार जो है वो संजय राउत ईडी के सामने पेश हुए और लगातार जो है अभी 20 तारीख और 27 तारीख को जो ईडी ने उन्हें समझ दिया था उस पर उन्होंने थोड़े टाइम का वक्त मांगा था, लेकिन साफ तौर पर ईडी उससे सहमत नहीं थी। जिसके बाद जो है ईडी ने आज सवेरे जो है 10 लोगों की टीम के साथ भांडुप में जो संजय राउत का मैत्री बंगलो है वहां पर गए और वहां पर उन्होंने छानबीन शुरू की। कई सारे सवालात जो है वो संजय राउत से पूछे। वही जब वो उन सवालों से खुश नहीं रहे तो साफ तौर पर जो है ईडी ने जो है संजय राउत को हिरासत में लेकर वो उन्हें ईडी दफ्तर लेकर और लगातार यहाँ पर भी जो है संजय राउत से पूछताछ की जाएगी। की कीमत जो रखी गई है उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन एक शेर को 1,50,000 पाकिस्तानी रुपए में बेचने को तैयार है, यानी कि भारतीय रुपए में करीब 50,000 रुपए, जबकि पाकिस्तान में एक भैंस 3,50,000 रुपए से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए की मोटी रकम में उपलब्ध है। मतलब भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख से 3.5 लाख रुपए था, जो कि एक शेर की तुलना में काफी ज्यादा है। मतलब ये कि पाकिस्तान में शेरों से ज्यादा महंगी भैंस है और ऐसा कोई पहली बार नहीं जब लाहौर सफारी जू ने शेरों को बेचने का मन बनाया, क्योंकि इस चिड़ियाघर प्रबंधन ने पिछले साल भी 14 शेरों को बेच दिया था, लेकिन तब वजह बताई गई थी जू की सीमित जगह। हालांकि लाहौर सफारी चिड़ियाघर 142 एकड़ जमीन में फैला है और वहां कई जंगली जानवर रहते हैं। बताया जाता है कि इसकी शान शेरों की 40 नस्लों की मौजूदगी है। लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन अगले महीने की शुरुआत में कुछ अफ्रीकी शेरों को बेचने पर विचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि उसके लिए न केवल उन शेरों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है, बल्कि उनके रखरखाव पर बढ़ती लागत ने लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, ताकि शेरों को बेचकर कुछ रकम जुटाई जा सके। फ्रांस के दौरे पर विरोध के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जमाल खशोगी के भाई के बनाए महल में ठहरे। 2018 में हुई खशोगी की हत्या के लिए मोहम्मद बिन सलमान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। खशोगी की हत्या के बाद वो पहली बार यूरोप के दौरे पर हैं, जिसके लिए वो एक रोज पहले ही फ्रांस पहुंचे। वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताया गया कि अपने फ्रांस दौरे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उस महल में रहने पहुंचे जिसे सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी के भाई ने बनवाया था। इस महल को 2015 में दुनिया का सबसे महंगा घर करार दिया गया था।
दावा किया गया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही इसे 2015 में $300 मिलियन यानी 2400 करोड़ रुपए में खरीदा था। और अब वो फ्रांस पहुंचने के बाद अपने उसी आलीशान महल में ठहरे। लेकिन फ्रांस के दौरे पर पहुंचे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगवानी करने पर राष्ट्रपति मैक्रों की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या करवाने के पीछे मोहम्मद बिन सलमान का ही हाथ माना जाता है। 2018 में खशोगी की तुर्की में हत्या हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी खुफिया विभाग ने दावा किया था कि इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान ही थे। तभी से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पश्चिमी देशों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन अब अचानक उनके ऊपर वही देश प्यार लुटाने लगे हैं। वही पश्चिमी देश जो खशोगी की हत्या के बाद पानी पी पी कर मोहम्मद बिन सलमान को कोसा करते थे, अब उनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। और माना जा रहा है इसके पीछे का सारा खेल तेल का है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब रूस ने तेल और गैस की सप्लाई कम करके दिया, जिसकी वजह से यूरोप के देशों में भारी ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि इसी संकट से निपटने के लिए पश्चिमी देशों ने मोहम्मद बिन सलमान पर दौरे डालने शुरू कर दिए। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और पश्चिमी देशों को लगता है कि रूस से बनी दूरी के बाद सऊदी अरब कुछ हद तक उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगा। यही वजह है कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान सऊदी अरब को दुनिया में अलग थलग करने की कस्में खाने वाले बाइडेन का रुख भी बदल गया। 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे बाइडेन ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में तेज बारिश की वजह से एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें 3 लोग पानी के साथ बह गए। तीनों लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही नदी के बीच फंस गए। देखते ही देखते ट्रॉली पलट गई और तीनों लोग पानी के साथ बहकर चले गए। देखने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन पानी इतना था कि कोई उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तीनों लोग बस लहरों के बीच बेचारगी के साथ खड़े थे और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बाल नदी है, जिसमें आमतौर पर पानी काफी कम होता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से पानी अचानक इतना बढ़ गया कि मुसीबत आ गई। तेज लहरें सामान से लदी ट्रॉली और ट्रैक्टर को बहाने लगी। पानी के बीच फंसे लोगों की बेचारगी का लोग तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। लहरों ने ट्रॉली को कुछ ही देर में ऐसा पलटा कि तीनों लोग पानी में बहते दिखने लगे। लहरों का अगला वार तो और भी खतरनाक था। जहां वो तीनों डूबे, ठीक वहीं ट्रॉली भी कई बार पलटी खा गई। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे तीनों लोगों के ऊपर ही ट्रॉली गिर गई हो। लेकिन थोड़ी देर में तीनों शख्स थोड़ी दूरी पर बहते देखे गए, लेकिन वो इतनी दूर थे कि कैमरे में साफ नहीं दिखे। हालांकि प्रशासन की टीमों ने तीनों की तलाश शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश से बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश तेज कर दी गई, जिसकी कुछ तस्वीरें पुंछ से भी सामने आईं, जहां आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसने की वजह से नदी उफान पर आ गई और पानी के बीचों बीच कुछ लोग फंस गए। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहां सेना को बुलाना पड़ा। सेना के जवान पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से नदी में उतरे। वो नाव पर सवार होकर धीरे धीरे कुछ लोगों तक पहुंचे और उन्हें नाव में बैठाया। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि नदी पूरे उफान पर थी। ऐसे में अगर किसी के पैर का जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो उसका मतलब था जान का खतरे में पड़ना, और फिर उसका नतीजा क्या होता ये किसी को नहीं मालूम था। इसलिए नदी के बीच फंसे लोगों को पूरी सतर्कता से नाव में बैठाया गया और नदी किनारे तक लाया गया। इस ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने से पहले सेना के जवानों ने सुरक्षा के सभी इंतजामों पर ध्यान दिया। उफनती नदी में उतरने के लिए उन्हें रस्सी और नाव सबसे बेहतर विकल्प दिखा, जिसे उन्होंने